अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम अरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF अकेडमी। हमने 10th क्लास की सीरीज़ शुरू की हुई है। पहले चैप्टर का पहला पार्ट, पहला टॉपिक, उसका पहला पार्ट किया था, जिसमें हम उसके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं, ये सारा कुछ पढ़ा था। जिन बच्चों ने ये लेक्चर पिछला नहीं देखा उनको शायद ये समझने में प्रॉब्लम हो, तो वो बच्चे पहले इसका पहला पार्ट देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो आज हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के कॉन्सेप्ट को केमिकली समझते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिहाज से हम समझते हैं, जिसमें कुछ तो बातें पहले ही भी बता दी थी मैंने। कुछ बातें इस लेक्चर में हैं, जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स हो जाएं, ठीक है, यानी कि जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएं, वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट ना बना सकें। तो इनको एग्जांपल की मदद से देखते हैं। एक कंडीशन है इसमें मेन कि एक बीकर जो है आपके पास, बीकर आपका बंद होना चाहिए। जो भी वेसल है आपका, अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन करवाना है उसको हीट अप करके, तो वो ऊपर से क्लोज सिस्टम होना चाहिए। तो क्लोज सिस्टम में ही हम इक्विलिब्रियम को जो है ना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम रिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं क्लोज सिस्टम में, नॉट इन ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हम क्यों नहीं कर सकते, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बुक के अंदर एग्जांपल है वो हाइड्रोजन और आयोडीन की है, जिसमें वाज़े हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है ना वो नज़र आता है। जैसे कि आयोडीन का कलर होता है पर्पल, जब वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होती है तो उसका पर्पल कलर ख़त्म हो गया। इसका मतलब है एक तरफ वाला रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से जब वापस रिएक्शन होता है, यानी रिवर्स होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो पर्पल कलर दोबारा से जनरेट हो जाता है आयोडीन का, जिसका मतलब ये होता है कि दोबारा से अब जो है ना वो रिवर्स रिएक्शन हो गया है और जो रिएक्टेंट थे वो दोबारा से वापस आ गए हैं। अब इसको एग्जांपल देखें जी। हाइड्रोजन और आयोडीन को जब ये हीट का साइन होता है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन को हमने हीट किया, अब देखें इसका पर्पल कलर होता है इस आयोडीन का। जब इन दोनों को हीट किया तो ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये देखें, ये कंटेनर्स मैंने बनाए हैं, इसमें आप देखें कि ये जो ब्लैक कलर है ये आपकी है हाइड्रोजन, और ये जो ब्लू कलर है यानी पर्पल आप समझ लें ये आयोडीन है। जब हाइड्रोजन और आयोडीन को मैंने हीट किया, इसको मैंने जब हीट किया तो क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक तरफ का रिएक्शन हुआ, ठीक है, एक तरफ का रिएक्शन क्या हो गया, इसमें जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो ख़त्म हो गया। इसमें जो ये आयोडीन के पर्पल कलर थे वो सारे क्या होंगे, कलरलेस हो गए। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन हो के हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है, जिसका कलर है नो कलर, कलरलेस। अब बैकवर्ड जो रिएक्शन है, अब मेरे पास ये रिएक्टेंट होते हैं, ये होते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जब वापस रिएक्टेंट में, अब मेरे पास ये जो, अब इस केस के अंदर ये प्रोडक्ट हैं, इस केस के अंदर ये रिएक्टेंट बन गए, यानी अब बैकवर्ड वाला, अब ये वाला रिएक्टेंट होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड को जब मैंने हीट किया तो ये वापस रिवर्स रिएक्शन हो गया, दोबारा से हाइड्रोजन जनरेट हो गई और दोबारा से आयोडीन जनरेट हो गई। कैसे जनरेट हुई, हमें कैसे पता चला कि आयोडीन जनरेट हो गई है, कि इस वेसल के अंदर दोबारा से आयोडीन का जो कलर है पर्पल वो अपीयर हो गया है। इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन और जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहे हैं। अब इसके अंदर ये वाला देखें, हाइड्रोजन जब आयोडीन से मिली है, इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन, कंबाइन हो के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट।
तो ये वाला जो रिएक्शन होगा अबव वाला, जिसमें ये आयोडीन का कलर डिसअपीयर होगा, यानी ये वाला रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्टेंट। अब उसके बाद ये जो रिएक्टेंट दोबारा से क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट डीकम्पोज हो रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में, अपने कंपोनेंट में दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये वाला जो बैकवर्ड का रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। यानी कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाना, और डीकम्पोजिशन का मतलब है वापस प्रोडक्ट से डीकम्पोज हो जाना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाना, डीकम्पोजिशन कहलाता है। तो ओवरऑल हम इस रिएक्शन को, ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम एक सिंगल रिएक्शन के तौर पर शो कर सकते हैं, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जिसमें अब देखें हाइड्रोजन और आयोडीन मिली, और ये अब ऊपर वाला जो अबाव हेडेड एरो है, सिंगल हेडेड एरो, ये आपका है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस ऊपर वाले से हमारा ये रिएक्शन क्लियर हो गया, और नीचे वाला जो रिवर्स जो वन हेडेड एरो है, उससे ये चल रहा है कि अब ये वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस केस में, ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट हैं, और नीचे वाले केस में हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है। तो ये आपको एग्जांपल है आपके पास कि हमें कैसे पता चला कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया है। तो इसमें जो इसका पर्पल कलर है, डिसअपीयर होने के बाद दोबारा अपीयर होता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है, हमें नज़र आता है कि जी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। अब ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की मैंने बात की थी कि हमने इसको क्लोज सिस्टम में ही क्यों जो है वो रखना है, तो उसकी हम एक नई एग्जांपल जो कि बुक में दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, पहले इन एग्जांपल देखें, ये वाला जो सिस्टम है ये सेपरेट सिस्टम है। देखिए ये ओपन सिस्टम है और ये आपका क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि इसका जो पिस्टन है इसके ऊपर है ढक्कन इसका, और ये ओपन है। अब देखें इसको हम कैसे देखेंगे कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी या नहीं होगी। इसके अंदर देखिए ये ऊपर से ओपन है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने किया हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस केस के अंदर ये ओपन केस है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन क्या हो जाएगी, वो बर्तन आपका ओपन है वो इवेपोरेट हो जाएगी। अगर तो वो यहाँ रहे फिर तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अगर ये है ही नहीं इधर, ये ऊपर से क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है, वो ऊपर खारिज होती जा रही है, जिसकी वजह से वो वापस इसके साथ रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कर सकती। इस वजह से हमें क्लोज सिस्टम में ही डीकम्पोजिशन और कंपोजिशन का फिनोमेना जो मिलता है, इक्विलिब्रियम का फिनोमेना मिलता है। अब देखें इसमें एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड मिला कार्बन डाइऑक्साइड से और ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये है इसका फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ये दोनों क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। तो ये स्टेप इसका होगा कॉम्बिनेशन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है, ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब इसी तरीके से ये अब वापस बैकवर्ड रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम फिर हीट करेंगे तो ये वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट होगा, डीकम्पोज होगा, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो इन दोनों रिएक्शन, अब देखें, अब ये है आपका क्लोज सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को किया हीट, इसके अंदर क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती, इसके अंदर ही है, क्लोज सिस्टम के अंदर है। तो जब क्लोज सिस्टम के अंदर है
तो ये दोबारा से अवेलेबल होगी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के लिए। जब ये दोबारा से अवेलेबल है, इस केस में अवेलेबल नहीं है। इस केस में अगर ये दोबारा से अवेलेबल है तो ये दोबारा से क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो इस तरह से क्लोज सिस्टम के अंदर हम इक्विलिब्रियम को जो है वो आसानी के साथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ऊपर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी कॉम्बिनेशन जो है वो, ये ऊपर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, नीचे वाला फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी कि जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो रही हैं वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये इसको हम सिंगल रिवर्सिबल रिएक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है, इसको समझना आसान है और इसको याद करना आसान है। फ़र्ज़ करें मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, आप बेशक यही रिएक्शन कंसिडर कर लें, ये कर लें या ये कर लें। मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, A + B कन्वर्ट हो रहे हैं C + D के अंदर। अब देखें, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी मेरे पास ज़्यादा क्या होंगे, अभी मेरे पास ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। अभी प्रोडक्ट तो बने ही नहीं है, यानी अभी मेरे पास रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होगी। मतलब क्या है, अब इस वाई एक्सिस पे मैं लूँगा रिएक्शन रेट और एक्स एक्सिस पे मैं लूँगा टाइम। तो ये मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ रिएक्टेंट, क्योंकि मेरे पास अभी रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट अभी नहीं बने, ठीक है। मेरे पास ये रिएक्टेंट मौजूद है, इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो मेरे पास अभी ये बहुत सारे रिएक्टेंट मौजूद हैं। इसलिए मैंने रिएक्टेंट की लाइन यहाँ से शुरू की कि अभी मेरे पास रिएक्टेंट हैं। अभी क्या होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, अभी मेरे पास प्रोडक्ट क्या है, इस वक्त कुछ भी नहीं है, अभी प्रोडक्ट बने नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या है 0, ठीक है। अभी देखें रिएक्टेंट से क्या होना है प्रोडक्ट में, यानी आहिस्ता 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 से कन्वर्ट होना प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता यानी थोड़े होते जाएंगे, जब हम नीचे को आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। देखें फॉर एग्जांपल ये 0 है, 100 है, 200 है, 400 है, आपने इसका जो है ना हाँ ठीक है 300 है, इधर 300 आएगा, 100 का फ़र्क रखना है, 400 आएगा। देखिए मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना 100, 200, 300, 400, तो ये वाली क्या होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जब हम नीचे को आते हैं तो डिक्रीज़ होती है। तो जनाब यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट हैं ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए। अब जब रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो ये नीचे को ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गए, प्रोडक्ट यहाँ से बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरीके से रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। कोई ऐसा टाइम आएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस वक़्त, अब ये बराबर हो गया, उस वक़्त क्या एस्टेब्लिश हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका क्या है, ये लाइन किसकी है, ये रिएक्टेंट की है, और ये किसकी है, यानी प्रोडक्ट 0 हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं, और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा है। अभी मेरे पास दोनों रिएक्टेंट पड़े, ए और बी भी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये ज़्यादा हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं। कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स के। तो आप जानते हैं, अगर आपने पहला लेक्चर सुना है, देखा है, कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाएं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो क्या स्टैब्लिश हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है। तो ये एक सिंगल लाइन शो हो जाएगी आगे जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।